Yes, so good morning again to all of you. So, in the previous session, I have covered the concept on time value of money and the concept on the present value of money. तो जिन्होंने भी उन वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो बिफोर यू कम टू दिस पर्टिकुलर सेशन it's my humble request that you first look at my previous videos on the time value concept and the concept on present value of money to have the better understanding of the future value of money, क्योंकि उसके बाद फिर आपको समझना आपके लिए आसान रहेगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. तो फ्यूचर वैल्यू नाम से क्लियर है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मनी इन फ्यूचर. तो इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज द फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू of the investment, or I can even say what will be the maturity value of the investment that we are making at present, that we are making at present. यानी कि आज जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में जाके क्या वैल्यू होगी या उसकी मैच्योरिटी पे क्या वैल्यू बनेगी, दैट इज नोन एज अ फ्यूचर वैल्यू. और ये जो इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, दैट इन्वेस्टमेंट वी कैन डू इधर इन द लम सम. हमने एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, जहाँ पे आप एक साथ जाके 5 साल 10 साल 15 साल के लिए एफडी करा देते हैं. और दिस कैन बी द इन्वेस्टमेंट विच वी आर मेकिंग इन इंस्टॉलमेंट्स, विच वी आर मेकिंग इन इंस्टॉलमेंट्स मीन्स ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स. हर साल हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं. जैसे LIC होता है तो उसमें क्या होता है, हर साल हम प्रीमियम पे करते हैं. ऐसे ही आपका PPF होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें हम क्या करते हैं हर साल जो है एवरी ईयर, ऑल्दो देयर इज नो कंपल्शन, लेकिन जनरली एक ट्रेंड होता है कि हम हर साल क्या करते हैं, वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट. ऐसे आपके रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं जहाँ पे आपको हर साल यू हैव टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट. तो इन्वेस्टमेंट जो है, आई रिपीट, इट कैन बी ईदर मेड इन लम सम और इट कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स. अगेन ये जो इंस्टॉलमेंट जो है दे कैन बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब दे कैन बी इक्वल. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया रेकरिंग डिपॉजिट का, जहाँ पे हम हर साल एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते चले जाते हैं टिल द मैच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सेम वे जैसे आपकी LIC पॉलिसी होती है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली हुई है तो उसमें क्या होता है, आपका फिक्स प्रीमियम जाता है हर साल. यू पे द फिक्स प्रीमियम एवरी ईयर. तो दैट मीन्स you are making the investment in the equal installments at equal intervals of time. Or you can make the investment which is uneven. जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, अगर मान लीजिए वो SIP नहीं है, ठीक है, तो उसमें कंपल्सन नहीं होता. आज आपने 15,000 इन्वेस्ट कर दिए, अगले साल मार्केट आपको लगे कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकती है, आपने 20,000 रुपये कर दिए, फिर अगले साल आपने उसमें और अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, एंड सो यू आर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर. तो इन्वेस्टमेंट के आपके कई सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है कि जो फ्यूचर वैल्यू जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि जो पैसा हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में जाके उसका कितना अमाउंट बनेगा. तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वही कंपाउंड फार्मूला यूज़ करते हैं, कंपाउंड इक्वेशन फार्मूला या कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, सॉरी, जो हमने यूज़ किया था इन द केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. तो वी अप्लाई द सेम फार्मूला हियर आल्सो. सो लेट्स लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ दैट फार्मूला and how we use that formula to find out the present value. So remember, what is the compound interest formula जो हमने
इतने सालों से याद किया हुआ है, a इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर n, जहाँ पे a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है फ्यूचर अमाउंट, p का मतलब होता है जो अमाउंट आप इनिशियली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, r का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट किस रेट से ग्रो करेगी, दैट मीन्स हाउ मच रिटर्न यू विल बी गेटिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट, और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है आप कितने ईयर्स के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग क्या लिख देते हैं उसको, वी राइट इट डाउन एज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, फ्यूचर वैल्यू से, पी का मतलब होता है जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर इन्वेस्टिंग इन कैश, तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, वी राइट इट डाउन एज, पी को हमने रिप्लेस कर दिया सी एफ से, सी एफ का मतलब क्या हो गया, कैश फ्लोज दैट वी आर इन्वेस्टिंग, 1+r, 1+r, r का मतलब हो गया कि वो पैसा किस रेट से ग्रो कर रहा है, यानी कि सपोज अगर आपने एफडी कराई है जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, तो उस केस में r क्या लेंगे आप, 7%। ऐसे आपने कोई आरडी कराई है जिसको हम कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, जहाँ पे आपको 9% रिटर्न मिलता है हर साल, तो वहाँ पे आपका r कितना हो जाएगा, r विल बी 9% अपॉन 100 टू द पावर n, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब हो गया, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि ड्यूरेशन फॉर विच द अमाउंट इज इन्वेस्टेड, it is the duration for which the amount is invested। तो आप देखेंगे तो हमने इसी फॉर्मूले को यूज किया था इन द केस ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू आल्सो, लेकिन वहां पे सिर्फ चेंज किया था कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे r का मतलब क्या होता है, वहां पे r का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां पे r का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच मीन्स हाउ मच रिटर्न आई शुड गेट ऑन माई इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द डिजायर्ड रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट, मुझे अपने कैपिटल से मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, दैट इज नोन एज r, जिसको हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वहां पे n का मतलब होता है कि हमें कितने साल के बाद कैश मिल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वी आर गेटिंग द कैश। यहाँ पे जो n है इसका मतलब होता है कि हमने कितने समय तक उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, दैट मीन्स व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी रिमेन्ड इन्वेस्टेड। और ऐसे यहाँ पे जो r है इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द रिटर्न आई विल बी गेटिंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट, ये होता है रिटर्न विच आई विल गेट। यहाँ पे r का मतलब होता है जो एक्चुअल रिटर्न आपको मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और यहाँ पे r का मतलब होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न चाहते हैं, व्हाट रिटर्न यू डिजायर फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज r। इसलिए हालांकि दोनों के अंदर सिंबल्स जो है वो सेम है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स बात करें तो दोनों के अंदर सिंबल्स हम सेम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी r आ रहा है, यहाँ भी r आ रहा है, लेकिन टेक्निकली दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो दैट इज व्हाई यू शुड बी केयरफुल, आपको इन सिंबल्स का जो मतलब है वो बताना चाहिए, व्हाट इज द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर सिंबल्स before you use them in finding out the future value or present value। So future value is equal to CF into 1 plus r by 100 to the power n, और इस तरह से we can find out the future value। So let's take a few examples on finding out the future value from the investment opportunity। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल केस। लेट अस से you are investing rupees 50,000, आप 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेट अस से इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसकी मैच्योरिटी होनी है 5 साल के बाद, इट मीन्स इट विल मैच्योर आफ्टर 5 years, और इस एफडी के ऊपर बैंक आपको रिटर्न दे रहा है 7% का। The return that you are getting on the FD is let us say 7%। आपको ये फाइंड आउट करना है कि 5 साल के बाद
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फिक्स डिपॉजिट, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट की 5 साल के बाद वैल्यू क्या बनेगी. तो इट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द फ्यूचर वैल्यू. सो विल अप्लाई दैट फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको, सी एफ एन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन. सी एफ का मतलब होता है अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग, आर का मतलब होता है जो रिटर्न आपको मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और एन का मतलब होता है आप कितने टाइम पीरियड के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, सो अब यहाँ पे सी एफ आपका हो जाएगा 50,000, आर which is 7%, so this will be 7 upon 100, और n आपको दिया हुआ है क्या नाम है 5, because this money will be invested for 5 number of years, तो n is 5. अब इसको अगर आप चाहें तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने स्कूल टाइम में किया होगा, ये आपका हो जाएगा 107 अपॉन 100 टू दी पावर 5. फिर हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ द लॉग टेबल्स, एंटी लॉग टेबल्स टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू. या फिर अगर आपके अंदर मल्टीप्लाई करने का अच्छा स्टेमिना है तो आप 107 अपॉन 100 को पहले 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल फर्स्ट सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से. तो इन एनी केस इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर टेबल्स हैं, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फैक्टर tables are also available. So what I can do now, instead of multiplying the whole thing, हम लोग क्या करेंगे, 50,000 को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी इस वीडियोस को देखने से पहले, जो इससे पहले वाली जो वीडियो है ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड प्रेजेंट वैल्यू, प्लीज़ गो थ्रू इट. तो मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और यहाँ पे हम क्या लेंगे एन आर. तो यहाँ पे हमारा एन क्या हो जाएगा, एन इज गोइंग टू बी 5, और आर हम यहाँ पे क्या लेंगे, विल टेक 7. अब ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू मुझे मिल जाती है टेबल से. तो टेबल में जो भी वैल्यू निकल के आएगी, तो उस वैल्यू का मतलब क्या होगा, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5/7. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5/7 मीन्स कि अगर हमने 1 रुपये को इन्वेस्ट किया होता, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 7% के ऊपर, तो उसका फ्यूचर अमाउंट कितना बनेगा. जब हमें 1 रुपये का पता होगा तो वी कैन फाइंड फॉर 50,000 ऑल्सो, क्योंकि जो 1 रुपये का आंसर आएगा, जो 1 रुपये की वैल्यू निकल के आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से. सो वी विल गेट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड रुपीज 50,000. तो आई रिपीट, ये जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5/7 है, इसका मतलब ये होता है कि जो 1 रुपये, अगर आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, तो 5 साल के बाद वो आपको कितना अमाउंट देगा, यानी कि 5 साल के बाद उसका कितना अमाउंट बनेगा, दैट इज बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. तो जब हमें 1 की वैल्यू पता होती है तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 50,000 ऑल्सो. तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, दिस वैल्यू वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल. सो व्हेन आई विल डिस्कसिंग दीज टेबल्स विद यू, तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द 4 वैल्यूज कलेक्टिवली, कि हाउ टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर ऑल्सो. अभी मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बार इसकी जो इक्वेशन है, जो कैश फ्लोज का जो फ्रेमवर्क है, वो एक बार आपको समझ में आ जाए. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू वेयर वी आर मेकिंग द लंप सम इन्वेस्टमेंट. We are making the investment in installments. We are making the investment in installments. Let us say
at the beginning of year 1 we have invested 10,000. At the beginning of year number 2 we invested 20,000. At the beginning of year number 3 we have invested, let us say, 25,000. And at the beginning of year 4 we have invested 30,000. अब हमें ये पता करना है कि if the interest rate, or you can say the growth rate of the investment is 9%, यानी कि अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, यानी जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हमें 9% मिलता है, दैट मीन्स इफ आर इज इक्वल टू 9%, so what will be the value of the investment after 4 years? I am repeating, what will be the value of the investment after 4 years, यानी कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद. ओके, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपने पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया. तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10,000, वो आपने इन्वेस्ट कब किया था? एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1. रिमेंबर, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4th ईयर. एट द एंड ऑफ द 4th ईयर. सो लेट्स राइट डाउन द एन हियर. एन का मतलब कि ये पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा. तो 1 साल पूरा आपने इन्वेस्ट किया इसको, फिर कंप्लीट सेकेंड ईयर, कंप्लीट थर्ड ईयर एंड कंप्लीट 4th ईयर, यानी कि दिस 10,000 remained invested for 4 years. मैं रिपीट कर देता हूँ. आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर पूरा पैसा इन्वेस्ट रहा, अगेन सेकेंड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर कंप्लीट, 4th ईयर कंप्लीट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द 4th ईयर. तो यानी कि दिस मनी रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 4 कंप्लीट ईयर्स. इसलिए यहाँ पे एन आपका क्या आएगा? 4. सेकेंड पे आ जाते हैं. ये आपने इन्वेस्ट किया था एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर पैसा इन्वेस्ट रहा, थर्ड ईयर पैसा इन्वेस्ट रहा एंड द कंप्लीट 4th ईयर. इट मीन्स दिस मनी रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 3 नंबर ऑफ ईयर्स. ये 3 साल तक पैसा आपने इन्वेस्ट रखा है इसको. ऐसे ही इसको फाइंड आउट करेंगे, 2 साल आएगा और ये आपका हो जाएगा 1 ईयर. अब हमें क्या करना है इसमें, हमें पहले इन चारों कैश फ्लोज की इंडिविजुअल हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्यूचर वैल्यू. वी विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज देयर इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू. यानी कि ये जो 10,000 which is growing at the rate of 9% for 4 number of years, so what will be its maturity value? Same way, this 20,000, what will be its maturity value when R is equal to 9%? So now let's find out the future value. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं उसको लिखता हूँ FV1, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. वो क्या निकल के आएंगे? दिस विल बी 10,000 into 1 plus what is R? R 9 upon 100 to the power 4. हमने वही फॉर्मूला यूज किया है, CF into 1 plus R by 100 to the power n. ऐसे हम FV2 निकाल देते हैं. दिस इज 20,000 into 1 plus 9 upon 100 to the power 3. FV3 is equal to 25,000 1 plus 9 by 100 to the power 2, and FV4 is equal to 30,000 into 1 plus 9 by 100 to the power 1. अब हम चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं. रीज़न वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था, लॉजिक वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. क्योंकि
अब ये जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं आज से 4 साल के बाद, ऐसे ये फाइंड आउट कर रहे हैं आज से 4 साल के बाद। आज जो हम खड़े हैं 2021 लेटर से, तो इसके 4 साल के बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 20,000। सेम वे आफ्टर 4 years from now what is the value of 25,000, again after 4 years from now what is the value of 30,000। इट मीन्स हमने चारों कैश फ्लोज के लिए एक कॉमन टाइम फ्रेम ले लिया 4 years फ्रॉम नाउ। तो जब चारों के लिए हमारा जो टाइम फैक्टर है वो सेम आ गया, तो इट मीन्स नाउ दे कैन बी एडेड। अगर हम इनको सीधे ऐड करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज ये 10,000 कब की बात हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1, ये बात हो रही है सेकेंड ईयर, ये बात हो रही है थर्ड, ये बात हो रही है फोर्थ ईयर, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू द फ्यूचर वैल्यू फॉर अ कॉमन मेच्योरिटी, फ्यूचर वैल्यू फॉर द कॉमन मेच्योरिटी दैट इज 4 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 4 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। अगेन the future value of 20,000 4 years from now, तो now these can be added। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन, और इन सब को ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बट यू कैन सी योरसेल्फ कि अगर हम इस तरह से इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व सो मेनी कैलकुलेशंस। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, विल राइट डाउन द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले इन्हीं सिंबल्स को एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, एंड सो ऑन। मैं सीधे लास्ट की टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 30,000 इंटू 1 प्लस 9/100 टू द पावर 1, यानी कि इन्हीं सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये यहाँ पे बीच में डॉट्स हैं और ये यहाँ पे प्लस का साइन। नाउ अब बजाय कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के, वी कैन रिप्लेस इट बाय अ सिंबल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। दिस वी कैन रिप्लेस इट बाय सिंबल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन आर, अभी इसका मतलब ही डिस्कस करते हैं। एन आर, एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एन इज 4 और आर इज 9। अब ये जो वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 49, दिस सिग्निफाइज कि अगर आप 1 रुपी को इन्वेस्ट करते हो 4 साल के लिए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%, तो 4 साल के बाद उसका अमाउंट कितना बनेगा। तो जब हमें 1 रुपी का पता होगा तो वी कैन इजिली फाइंड आउट फॉर 10,000 ऑल्सो बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग 10,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सिमिलरली we can do it for the other cash flows also, 20,000 into future value interest factor। अब यहाँ पे आपका सिर्फ n चेंज हो जाएगा, n now it is going to be 3, r will be same that is 9, क्योंकि we are investing at the same interest rate that is 9%, तो r will remain unchanged, सिर्फ आपका जो n होगा that will be changing। और ऐसे ही लास्ट में हम लिखेंगे 30,000 into future value इंटरेस्ट फैक्टर, और ये आप लिखेंगे क्या नाम है, दिस विल बी 19। दीज वैल्यूज यू विल गेट फ्रॉम द टेबल जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। तो वहाँ से जो वैल्यूज निकल के आएंगे उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए अगर हम इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें, सो this we can write it down as summation of CFN into future value interest factor NR, where n is starting from 1
and n goes up to n. So this is the equation that we can use to find out the future value. इसको फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम कई बार कंपाउंडेड वैल्यू भी बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ कंपाउंड वैल्यू और कंपाउंडेड वैल्यू. तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑल्सो. ये उसका एक कंडेंस्ड फॉर्मेट हो गया. समेशन, ये समेशन साइन है, यानी कि सम ऑफ ऑल द कैश फ्लोज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n. इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ ऑल द कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n where each of the cash flow is multiplied by its future value interest factor NR. n का मतलब कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट रहा, और r का मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू of the investment proposal where we are making the investment in the lump sum or we are making the investment in the installments. अब इसी में इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. अब सपोज इसी केस में अगर बजाय कि 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 इन्वेस्ट करने के, अगर आपने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, तो लेट अस से you have invested the equal amount at the end of every year. At the end of every year. यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? We are talking about the investment in the form of NVT. We are talking about the investment in the form of NVT. तब उस केस में the calculation of future value will become much more easier. So let's take the case where we are investing the equal amount at equal intervals of time. We are investing equal money at equal intervals of time. So let's take an example. You are investing a fixed amount, rupees 10,000. This you are investing at the end of first year, at the end of second year, at the end of third year, and at the end of fourth year. नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होती है कई बार हम लोग एंड में करते हैं. वंस वी हैव यू कैन से डन ऑल द एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो पैसा हमारे पास बच जाता है उसको हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं. तो लेट अस से वी हैव इन्वेस्टेड 10,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. और लेट अस से on this investment I am getting return of 9%. Let us find out n. तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपने की है 10,000 की एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. ओके, इससे पहले we have to find out what is the future value of the investment at the end of fourth year. हमें क्या पता लगाना है कि 4 साल के बाद what will be the value of the investment. तो ये so okay, now let's start. ये जो 10,000 है ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं at the end of the first year. इसका मतलब आपने एक साल को खत्म कर दिया बिल्कुल. तो आपकी इन्वेस्टमेंट बेसिकली काउंट होगी सेकेंड ईयर से. तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, इट मीन्स जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है दैट रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर 3 years टिल मैच्योरिटी. ऐसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं. इसको आपने इन्वेस्ट किया था सेकेंड ईयर के एंड में जाके, यानी कि सेकेंड ईयर तो आपने पूरा खत्म कर दिया. इट मीन्स लिटरली दिस इन्वेस्टमेंट रिमेन फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. दैट मीन्स this money remain invested for 2 complete years. Same way this is for 1 year and this is the last one which remain invested for 0 year. If I apply that formula of finding out the future value, so this will be 10,000 into future value interest factor, where n will be 3, r will be 9. Again 10,000 into future value interest factor 29 plus
10,000 into future value interest factor 39, sorry, uh, this is 09. अब क्योंकि 10,000 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई कैन फैक्टर इट आउट. So we get inside the bracket future value interest factor 39 plus future value interest factor 29 up to future value interest factor 09. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास फिर से दो मेथड है. एक मेथड है कि let's find out individually the values of future value interest factor 39, 29, 19 and 09 और उसके बाद उन सभी वैल्यूज़ को ऐड करके जो आंसर आए उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें टू गेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, विच विल बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि आपको 4 बार वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी, फिर उनको बाद में ऐड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा. इंस्टेड ये जो ब्रैकेट है, instead of adding the 4 terms we can replace it by a single term future value NVT factor. यहाँ पर लिखेंगे NR. N का मतलब फिर से क्या होगा, नंबर ऑफ कैश फ्लोज. जैसे हमने बताया था प्रेजेंट वैल्यू NVT फैक्टर में भी N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैश फ्लोज. ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ कैश फ्लोज कितने हैं, 4. तो यहाँ पे N हमारा क्या रहेगा 4 और R हमारा क्या होगा 9. तो ये जो वैल्यू आप निकालेंगे टेबल से उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10,000 से टू गेट द फ्यूचर वैल्यू. अब आप देखो कि अब ये फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फैक्टर 49 का मतलब क्या होगा. इसका मतलब ये होगा कि अगर आप 1 रुपी हर साल के एंड में इन्वेस्ट कर लें एंड दिस यू रिपीट फॉर 4 नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आपने पहले साल के एंड में इन्वेस्ट किया, सेकंड के एंड में किया, थर्ड के एंड में किया, फोर्थ के एंड में किया, तो फोर्थ के एंड में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, दैट अमाउंट इज बेसिकली योर फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फैक्टर 49. अब ये आपने निकाल लिया 1 रुपी के लिए, तो फॉर 10,000 आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सीधे आपने 10,000 से मल्टीप्लाई करना है. एंड दिस इज हाउ बाय यूजिंग द फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फैक्टर टेबल वी कैन फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू where we are investing the equal amount at equal intervals of time, equal amount at equal intervals of time. अब इसी केस में अगर इस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट किया होता है एट द बिगनिंग, इफ दिस अमाउंट वुड हैव बीन इन्वेस्टेड एट द बिगनिंग, और हमें फाइंड आउट करना है फिर से कि what will be its value at the end of the 4th year. तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो अब आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है, एक साल के स्टार्टिंग में, दैट मीन्स यू इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. सो दिस मनी विल रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 4 years. फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकेंड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर कंप्लीट एंड फोर्थ ईयर कंप्लीट. ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट आपने सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में की है उसको दूसरा साल मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा साल मिल गया. दैट मीन्स दिस रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 3 years. ऐसे ही दिस 10,000 रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 2 number of years. एंड द लास्ट वन 10,000 जिसको आपने चौथे साल के बिगनिंग में इन्वेस्ट किया था उसको भी 1 साल मिल गया इन्वेस्ट होने के लिए, क्योंकि हम लोग मैच्योरिटी कब निकाल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द 4th year. रिमेंबर मैच्योरिटी का हमारा जो टाइम स्पैन है वही है, एट द एंड ऑफ द 4th year. सिर्फ मैंने चेंज किया है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में वी वर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एट द एंड, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम कर रहे हैं एट द बिगनिंग. अब इससे अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आएंगे, लेट्स लुक एट द चेंजेस. चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे. ये जो हमने 39 निकाला था, अब ये 39 की जगह ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी 49. और ऐसे ही ये वाली वैल्यू आपकी 39 हो जाएगी, और ये जो लास्ट की वैल्यू है वो 09 की बजाय दिस विल बी नाउ 19. यही करस्पॉन्डिंग चेंजेस मुझे यहाँ पे करने होंगे.
ये आपका यहाँ पे 49 हो जाएगा, ये आपका 39 हो जाएगा, और ये जो लास्ट की वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी 19। अब फिर से एक मेथड तो वही है कि हम लोग पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट करें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 4939, और फिर जो इनका आंसर्स आए उनको प्लस करके उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें। अगेन दैट विल बी द टाइम कंज्यूमिंग। तो हम चाहें तो अपनी लेबर को, अपनी मेहनत को थोड़ा सा हम सेव कर सकते हैं बाय मेकिंग अ फ्यू एडजस्टमेंट। हम भी चाहें तो यहाँ पे एनवीटी टेबल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर जो हमें जो एनवीटी टेबल जो दे रखी है, या जो एनवीटी कैलकुलेशंस जो हमें रेडीमेड दी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, वो अप्लाई कब होती हैं? व्हेन द कैश फ्लोज आर इन्वेस्टेड एट द एंड। लेकिन यहाँ पे दे दिया एट द बिगनिंग। अब जब हम एंड की बात करते हैं तो एंड वाले केस में हमारी सीरीज क्या बनती है? सीरीज बनती है 3 2 1 0, यानी कि 0 0 रहता है वहाँ पे क्या होता है? 0 0 रहेगा वहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक 0 ऐड कर लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यहाँ पे 0 वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद इसी 0 वाली वैल्यू को बाद में माइनस कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? द वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि जिसको मैंने प्लस किया उसको मैंने बाद में माइनस कर दिया। तो अब उससे क्या हो गया? नाउ दिस कन्वर्टेड इनटू द एनवीटी स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द टेबल। एनवीटी तो ये पहले भी था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो 1 पे जाके स्टॉप हो रहा था। और लेकिन जो एनवीटी टेबल जो हमें दिया हुआ है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द शॉर्टकट कैलकुलेशन, राइट, उसमें कंडीशन क्या होती है कि द सीरीज शुड बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, यानी कि जो लास्ट वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? आपकी 0 होनी चाहिए। यहाँ पे वो 0 नहीं आ रही, तो हमने क्या किया? हमने अपनी तरफ से एक 0 वाली वैल्यू को ऐड कर दिया, और बाद में उसी 0 वाली वैल्यू को हमने इसमें से क्या नाम है? माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसका आंसर क्या होगा? 1 आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, 0.9 का मतलब क्या होगा? आपने 1 रुपी को इन्वेस्ट किया, ठीक है, फॉर 0 टाइम, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? तो जब उस पैसे को आपने 0 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब क्या होगा? वो पैसा आपका ग्रो ही नहीं करेगा, दैट मनी विल रिमेन एज इट इज। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो इसलिए इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस आई कैन राइट इट डाउन एज -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं एज -1। अब ये जो है, मतलब ये हमारा एनवीटी का फॉर्मेट बन गया एज पर द टेबल, जिसमें हमारे कितने कैश फ्लोज आ रहे हैं? जिसमें हमारे कैश फ्लोज निकल के आ रहे हैं 5, 4 3 2 1 0। आपने ये 4 नहीं देखना, हम लोग गलती क्या करते हैं? हम सीधे इस 4 की वैल्यू को ले लेते हैं एज इट इज। हमने क्या देखना? नंबर ऑफ कैश फ्लोज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि कितनी बार ये फ्यूचर वैल्यू को हम प्लस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको 5 बार प्लस कर रहे हैं, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो दैट इज वाई we can solve it in this manner. The future value is going to be equal to 10,000. This will be equal to, अब मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, 10,000, और ये आपका हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फैक्टर, दिस विल बी 59 - 1। So this will make your calculation easier. हमने यहाँ पे 5 क्यों लिखा वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कैश फ्लोज, नंबर ऑफ टाइम्स वी आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, so we are making the investment 5 number of times, 4 3 2 1 and 0, इसलिए यहाँ पे 5 लेंगे -1। तो यहाँ से हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि if we are making the investment, if we are
मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उस केस में फ्यूचर वैल्यू वी कैन फाइंड इट आउट एज सी एफ एन मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एनवीटी फैक्टर एन प्लस वन आर माइनस वन, n plus 1 r minus 1. So this is how we find out the future value. So the concept is almost similar. फिर से एक चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन हम यूज़ करते हैं जब हमें ये पता करना होता है कि जो हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी पे क्या वैल्यू बनेगी। यानी कि बहुत बार हमारा इंटरेस्ट होता है ना कि हम जैसे हम लोग हर साल प्रीमियम पे करते हैं LIC का, तो वी जस्ट वांट टू नो कि हम 10 साल से जो हम प्रीमियम भरते जा रहे हैं, लेटर से हमने पॉलिसी 10 साल के लिए परचेज़ की हुई है, तो जो 10 साल जो हमारा प्रीमियम जाएगा, तो आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, हमारा कितना अमाउंट तैयार होगा, हाउ मच अमाउंट आई विल गेट आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, और वो क्या वो अमाउंट हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, राइट। तो दैट इज़ वेयर वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। अब और जहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को आपस में कंपेयर करना होता है, ये पता करना होता है कि अगर मेरे पास 3-4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मेरे लिए उसमें से बेस्ट या मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, राइट। सो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड द प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। सो in the next presentation I'll be taking some numericals on the present value and future value. I'll also explain you how to take the values from the table. So we'll take some practical you can say the questions on these two concepts, present value and future value. और इसके अलावा हम लोग इनसे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट्स और लेंगे जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिकवरी फैक्टर, और एक होता है इसके अंदर सिंकिंग फंड वैल्यू फैक्टर जिसको हम कहते हैं। सो विच इज़ अगेन यू कैन से द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। So this was all about the concept on the future value. Thank you.